तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क। यह वीर सावरकर ही थे जिन्होंने निर्भीक होकर लिखा कि 1857 में जो कुछ भी हुआ वो कोई विद्रोह नहीं था बल्कि आजादी की पहली लड़ाई थी। सावरकर जी के बारे में एक अद्भुत वर्णन हमारे प्रिय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। इस देश के महान सपूत और बलिदानी क्रांतिकारी को भी कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में विरोध कर रही है। कांग्रेसियों, शर्म करो, शर्म करो। सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा। एक तरफ गांधी, दूसरे तरफ सावरकर। एक हिंसा का प्रयोग करता है, दूसरे अहिंसा का। चेयरमैन सर प्लीज, मैं एक बात समझा नहीं, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन। गांधी जी के कत्ल में उनका नाम रहा। अगर सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाता है तो मैं कहूंगा कि अगली बार फिर गॉडसे को भी भारत रत्न देने की बात होगी। सावरकर मणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। हाय गाइस, आई एम मयंक अवधिया, वेलकम टू लाइफ हाई एजुकेशन। अगर आप आज इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीर दामोदर सावरकर, बस नाम ही काफ़ी है वैसे तो। प्रखर राष्ट्रवादी, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत माता के महान सुपूत वीर सावरकर। वीर सावरकर जिसने 1857 की क्रांति का महत्व देश को समझाया, 1857 की गदर पर गर्व करना जिसने सिखाया, वो वीर सावरकर। अंग्रेज़ों के खिलाफ खौफ का दूसरा नाम वीर सावरकर। अंग्रेज़ी सल्तनत की नींव हिलाने वाले वो वीर सावरकर। एक ही जीवन काल में दो बार उम्र कैद की सजा काटने वाले वो वीर सावरकर। जी हाँ, आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, पर इन्होंने एक ही जीवन काल में 2 बार उम्र कैद की सजा काटी है। 83 साल की उम्र में लगभग 30 साल जेल में बिताने वाले वो वीर सावरकर। आज मैं आपको इनके जीवन से जुड़ी वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि हमारे स्कूल और कॉलेज के सिलेबस से हटा दी जाती थी ताकि हम इनके बारे में जान ना सकें और केवल कुछ मुट्ठी भरी लोगों को हम जानकर रह जाएं। पर आज ये सारी बातें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जब इनको भारत रत्न मिलने की बात आई उस समय काफ़ी लोग इस पर सवाल उठाने लग गए। इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सन है वीर सावरकर। कुछ लोग इन्हें देशद्रोही समझते हैं तो कुछ इन्हें देशभक्त। अब जैसी इन्फॉर्मेशन 50-60 सालों में दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही लोग इन्हें जज करने लगे हैं, पर इनकी सच्चाई क्या थी ये मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। फिर डिसाइड आप करिएगा कि ये देशद्रोही हैं या देशभक्त। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में नासिक के पास हुआ था। उस समय पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। इनके परिवार में इनके माता पिता के अलावा 3 और भाई बहन थे। सबसे बड़े थे गणेश सावरकर, फिर थे वीर सावरकर, फिर थे नारायण सावरकर और फिर इनकी सबसे छोटी बहन मीना। 9 साल की उम्र में ही इनकी माँ का निधन हो जाता है और उसके ठीक 7 साल बाद इनके पिताजी का भी निधन हो जाता है। उसके बाद परिवार में काफ़ी दिक्कत आ जाती है और उस समय उनके परिवार को संभालते उनके बड़े भाई गणेश सावरकर। हालांकि ये पूरा परिवार ही बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशनरी था। कुछ साल बाद वीर सावरकर बीए की पढ़ाई के दौरान मित्र मेला का गठन करते हैं। मित्र मेला में ये रहता है कि वो काफ़ी लोगों से मिलजुल सकते हैं, उनके काफ़ी दोस्त वहाँ पे आते हैं और वो गेट टुगेदर करते हैं। इससे उनका मेन मकसद ये था कि वो लोगों तक ज़्यादा अपनी बातें पहुँचा सकें और ज़्यादा लोगों के टच में रह सकें। इसके चलते उन्होंने मित्र मेला का गठन किया। उनका मेन एम था कि लोगों की चेतना को जगाना और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए लोगों को उकसाना। इसके बाद 1904 में उन्होंने अभिनव भारत का गठन किया। इसका भी मेन एम यही था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चेतना को जगा सकें ताकि लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चालू कर दें और भारत को आज़ाद कराया जा सके। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाते हैं। वहाँ पर वह अपनी लॉ की डिग्री पूरी करते हैं। लंदन में जाकर भी उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। वहाँ पर जितने इंडियन लोग थे जो आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे उन्हें एक साथ किया और वहाँ रहते हुए उन्होंने भारत के पूरे इतिहास को पढ़ लिया, जिससे सीख लेके उन्होंने 1857 की क्रांति पर पूरी बुक छाप दी। इस बुक का नाम रखा द फर्स्ट वॉर ऑफ 1857। अभी तक क्या था कि अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति को एक छोटा सा विद्रोह बताया था,
पर इस बुक में उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी कि ये छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। पर अंग्रेज़ों को जैसे ही इस बात की खबर लगी कि इस तरीके की कोई बुक छापी जा रही है, उन्होंने इसके पब्लिश होने पर बैन लगा दिया। पर वीर सावरकर को अपनी बात लोगों तक पहुंचानी थी, जिसके चलते उन्होंने चोरी छुपे ढंग से कवर पेज पे, जो उसका बाहर का पेज होता है, उसमें कोई और टाइटल डाला और अंदर अपनी बुक का पूरा डेटा डाला और लोगों तक पहुंचाया, जिसके कारण काफ़ी लोगों को, जिनको ये पता नहीं था कि 1857 में एक्चुअली हुआ क्या था, वो जानने को मिला। और वो सब जानने के बाद लोगों के दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ और गुस्सा बढ़ गया और बाद में ये बुक क्रांतिकारियों के लिए गीता साबित हुई। ये बुक छापी गई थी 1909 में। उसके बाद से ही वीर सावरकर अंग्रेज़ों की नज़र में आ चुके थे। अंग्रेज़ मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे भी वीर सावरकर कोई गलती करे और उन्हें जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1909 में वीर सावरकर के मित्र मेला के एक सहयोगी मदन लाल डहरिया ने एएनटी जैक्सन को गोली मार दी। ये उस समय नासिक के कलेक्टर हुआ करते थे, जिसके चलते वीर सावरकर को भी लंदन में अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद जब वीर सावरकर को शिप से इंडिया लाया जा रहा था, तो वह समझ चुके थे ये चीज़ कि उनको काला पानी भेज दिया जाएगा और वहाँ उन्हें काफ़ी प्रताड़ना दी जाएगी और जेल में अंदर रह के वह अपने आंदोलन को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते उन्होंने शिप की खिड़की को तोड़कर समुद्र में छलांग लगा दी। पर अंग्रेज़ों ने उन्हें देख लिया और उन्हें दोबारा पकड़ लिया और फिर उन्हें इंडिया में ला के कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और उन्हें 50 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, जिसके बाद उन्हें सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में भेज दिया जाता है, जिसे काला पानी की सज़ा के नाम से भी आप सभी जानते हैं। और ये सन था 1911। उस समय काला पानी की सज़ा सबसे सख्त सज़ा मानी जाती थी। 693 कमरों वाली इस जेल में कैदियों के लिए बहुत ही छोटी सी जगह हुआ करती थी और रोशनी के लिए एक छोटा सा रोशनदान, जिसमें सुबह 5 बजे से उन्हें उठा के कोयले से तेल निकलवाने का काम किया जाता था। और जो ये सब काम नहीं कर पाता, उसे पकड़ के मारा जाता था और बेड़ियों से बांध दिया जाता था। पूरे टाइम इनके हाथ और पैर में बेड़ियाँ लगी रहती थी। इनफैक्ट इनको खाने के लिए भी जो बर्तन दिए जाते थे वो भी गंदे होते थे और पीने के लिए भी लिमिटेड पानी दिया जाता था। वीर सावरकर ने इतने मुश्किल हालातों के बावजूद काल कोठरी में अपने नाखून को कलम बनाकर और जेल की दीवार को कागज़ बनाकर उसमें 8 से 10 हज़ार पंक्तियों की कविताएं लिखी। अंग्रेज सरकार वीर सावरकर को तो बहुत ही यातनाएं देती थी और जबकि दूसरे जेल में बंद नेहरू जी को पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर और लिखने के लिए पेन और पेपर दिया जाता था। आपने सुना होगा वह अपनी बेटी इंदिरा गांधी को भी वहाँ से चिट्ठी लिखा करते थे और उनको सारी बाहर की जानकारी दी जाती थी। यहाँ पर वीर सावरकर को खाने के लिए गंदे बर्तन दिए जाते थे, मारा जाता था। वहीं पे नेहरू जी को पूछा जाता था कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, डिनर में क्या लेंगे। ये उस समय का भारतीय जेलों में VIP ट्रीटमेंट था। जबकि वीर सावरकर ने जितनी यातनाएं झेली हैं अपने जीवन में, सेलुलर जेल हो या फिर दूसरी जेल हो, उसका 10% भी बाकी किसी ने शायद ही झेली हो। और आज ऐसे व्यक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं। अंडमान की जो जेल है, मैं भी देखने गया था अभी वहाँ पर चारों तरफ समुद्र है ताकि कोई कैदी भाग ना सके। वहाँ की यातनाओं से परेशान होकर कई लोगों ने फांसी तक लगा ली, पर वीर सावरकर उनमें से नहीं थे। उन्हें हर तरीके से तोड़ने की काफ़ी कोशिश की गई, पर वह नहीं टूटे और 10 साल बाद ही वहाँ से उनको शिफ्ट करके दूसरी जेल में डाल दिया गया और 1924 में वहाँ से उनको रिहा किया, पर कुछ शर्तों के साथ। और शर्तें ये थी कि 1937 तक वो अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर कोई भी स्टेप लेते हैं तो उनको दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्हें कुछ भी बोलने के लिए मना किया गया था। पर वीर सावरकर रुकने वाले कहाँ थे। उन्होंने अपनी विचारधाराओं को लोगों तक बुक के माध्यम से पहुँचाया। उन्होंने कई बुक्स लिखी, उनमें से एक बुक उन्होंने 1923 में लिखी थी, वो थी हिंदुत्व। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुत्व को सपोर्ट किया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जातिवाद पे, जब अंबेडकर जी भी नहीं आए थे, उस समय आवाज़ उठाई और उसका केस लड़ा। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई और लोग उन पर क्वेश्चन उठाते हैं। इन सब के अलावा जेल से आने के बाद वीर सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मीटिंग करी और उन्हें समझाया कि आपको अगर देश को आज़ाद कराना है तो आपको देश से बाहर जाना पड़ेगा। जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाकर हिटलर से मिलते हैं और उसके बाद 1947 में देश आज़ाद होता है। देश जब आज़ाद हुआ उस समय प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के एटली का कहना था कि अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो शायद ही भारत आज़ाद होता, क्योंकि उस समय जो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी थी उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था, जिसके चलते अंग्रेज़ को यहाँ से जाना पड़ा। पर ऐसे बहुत से महान फ्रीडम फाइटर हैं जिन्हें किताबों में भी जगह नहीं दी गई, पर अब वक्त है उनके बारे में भी जानने का। फिर 1948 में गांधी जी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है और सिर्फ शक के बुनियाद पे वीर सावरकर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। पर सबूत ना मिलने के कारण कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करता है। तो जब कोर्ट ने उन्हें मुजरिम नहीं समझा गांधी जी के हत्याकांड पर, तो ये लोग कौन होते हैं जो उन पर सवाल उठाते हैं? ये लोग कोर्ट से बढ़कर हो गए क्या? रही बात भारत रत्न की, तो मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री नाम देता है राष्ट्रपति को और उसके बाद भारत रत्न दिया जाता है। तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 में भारत रत्न लेते हैं, उस समय वह खुद ही प्रधानमंत्री रहते हैं, तो मतलब उन्होंने खुद का ही नाम दिया वहाँ पे। इंदिरा गांधी 1971 पे प्रधानमंत्री रहती हैं और 1971 में उन्हें भारत रत्न दिया जाता है, उन्होंने भी खुद का नाम दिया। और राजीव गांधी को भी भारत रत्न दे दिया गया। तो जब इन लोगों को दिया जा सकता है तो वीर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी को क्यों नहीं दिया जा सकता। भारत रत्न अगर वीर सावरकर को मिलेगा तो भारत रत्न का ही कद उसमें बढ़ेगा। वीर सावरकर तो वैसे ही इन सबसे परे हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इन सब के बाद फरवरी 1966 में मुंबई में उनका निधन हो जाता है, पर ऐसे महान व्यक्ति आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो ये थी स्टोरी वीर सावरकर की। डिसाइड करना आपके ऊपर है कि आप देशभक्त समझेंगे या देशद्रोही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।